हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रख कर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए खुद पत्थर ढूंढता है, खुद पत्थर ढूंढता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार बोर्ड विद खुशी। आज हम लोग अपने 25 क्वेश्चंस के सीरीज के डे 5 पर है और हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। रेगुलर वीडियो ना डाल पाने के लिए बहुत सारा सॉरी आप सबसे, पर आप लोग अपने परीक्षा के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। आज हमने जो 25 क्वेश्चंस लिए हैं वो अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 से लिए हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर से हमने 25 क्वेश्चंस को चूज किया है, जिसकी पूरी संभावना है कि वो एग्जाम में टकरा सकते हैं आपसे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन सही होंगे आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। तो ये कथन है एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। इस बात को समझते हैं हम कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कंपनियों के मालिक, फैक्ट्रियों के मालिक सरकार ना हो, बल्कि उसका संचालन किसी निजी व्यक्ति के हाथों में हो और उससे जितना भी लाभ हो वो उस निजी व्यक्ति के पॉकेट में जाए, ना कि सरकार के पास जाए और ना कि लोगों में बराबर बराबर बट पाए। वैसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और यह मुख्यतः किन देशों में है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे चीन, क्यूबा आदि कौन से अर्थव्यवस्था वाले देश है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश। यानी वैसा अर्थव्यवस्था वाले देश जिसमें कंपनियों के मालिक, फैक्ट्री के मालिक और जो भी उत्पादन के साधन है उनका मालिक कौन होता है, देश की सरकार होती है। और मुनाफा जो होता है वो समाज के कल्याण के काम आता है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर आपको इन दोनों में अंतर लिखने के लिए आएगा तो आप कहेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए किया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। आशा है आप समझ गए होंगे। और जो इन दोनों का मिक्स रूप है उसे कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के भी पास होता है और देश की सरकार के भी पास होता है और वो दोनों मिल के कार्य करते हैं।
भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। तो भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2015। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015। और यह नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे आया था। अब समझते हैं हम लोग कि योजना आयोग क्या है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। और आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सामान्यतः कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है और जिसकी सहायता के लिए योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। तो आपके पास 2 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ गया कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना लेके आती है और योजना आयोग ही आगे चलकर नीति आयोग में कन्वर्ट हो गई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित होता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य स्थिति, ऑप्शन सी शैक्षिक स्तर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट। किसी भी देश के विकास का स्तर इन तीनों ही आधार पर निर्धारित होता है, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्थिति और शैक्षिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा। ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? ऑप्शन ए 1950 से 55, ऑप्शन बी 1951 से 56, ऑप्शन सी 1947 से 52, ऑप्शन डी 1952 से 57। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि ऑप्शन बी इज राइट, 1951 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। इस एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। चलिए हम इसका समाधान ढूंढते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन इत्यादि। द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली उत्पादन इत्यादि।
तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार या फिर अन्य सेवाएं। इसे ऐसे याद रखिएगा कि जितने भी कृषि और पशुपालन या किसी भी चीज़ के पालन से जो भी रिलेटेड है वो किस क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह या कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी चीज़ का उत्पादन करती है वो किस क्षेत्र में आती है, द्वितीयक क्षेत्र में। इसके अलावा जो भी लोग बिजनेस करते हैं, कम्युनिकेशन का व्यापार होता है या फिर किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, कोई प्राइवेट बिजनेस करता है, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड हो जाती है, तृतीयक क्षेत्र में। ऐसा है, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी सभी। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन आप सभी जानते हैं क्या है, कृषि। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्धविकसित, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जिस भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम विकसित देश कहते हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी उत्पाद कुशलता, ऑप्शन सी अधिकतम लाभ अर्जन, ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है। ऑप्शन ए लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी चीनी उद्योग, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात मात्र हमारे पास चीनी उद्योग ही बच गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ऑप्शन ए 22,533 रुपये, ऑप्शन बी 25,494 रुपये, ऑप्शन सी 6,610 रुपये, ऑप्शन डी 54,850 रुपये। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 6 सितंबर 1952, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1952, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1952, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1953। तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1952, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया है फ्रेंड्स कि कृषि और पालन से रिलेटेड क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र, और इसे कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को और योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। सन 1950 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पदासीन थे, इसलिए भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए। ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आर्थिक आधारभूत संरचना उसे कहते हैं
जो भी सुविधा एवं सेवा होती है, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती है, जिससे देश को आय प्राप्त होती है। तो हमें इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिससे देश को आय प्राप्त होती है। ऑप्शन ए वित्त, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी नागरिक सेवाएं। तो वित्त इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हरित क्रांति जो है वो फसलों के ज़्यादा उत्पादन से संबंधित थी। अच्छे किस्म के बीजों के का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो चूंकि यह खेती और फसल से रिलेटेड है, इसलिए किस क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए? प्राथमिक क्षेत्र से। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी डेयरी विकास, ऑप्शन बी बांध का रख रखाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड को हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। और ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी डेयरी विकास से संबंधित है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो उसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडलैंड आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समावेशी विकास से, ऑप्शन बी सतत विकास से, ऑप्शन सी आर्थिक विकास से, ऑप्शन डी आधारभूत संरचना से। तो ब्रॉडलैंड आयोग सतत विकास से संबंधित है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लागू हुई थी। और ये कब लागू हुई थी? 23 अप्रैल 2002 को। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इसमें हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिससे देश को आय प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी यातायात, ऑप्शन डी संचार। ऑप्शन बी इज राइट। कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ये आप जानते होंगे, हमारा बिहार। ऑप्शन ए इज राइट। निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो विकसित अर्थव्यवस्था का इसमें मात्र एक ही उदाहरण है, ऑप्शन ए अमेरिका इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 2006 से 11, ऑप्शन बी 2008 से 13, ऑप्शन सी 2007 से 12, ऑप्शन डी 2012 से 17। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी ऑप्शन डी 2012 से 17। इसके अलावा आपको इस चैप्टर से कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे याद करने हैं जो हमेशा ही एग्जाम में टकरा जाते हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म,
यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एचडीआर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कौन प्रकाशित करता है, तो वो यूएनडीपी ही प्रकाशित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उस मशीन से जिसमें हम अपने डेबिट कार्ड को डालकर पैसा कभी भी और कहीं भी निकाल सकते हैं, उसे हम कौन सा मशीन कहते हैं, एटीएम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट पॉइंट है एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसके 3 आधार हैं। पहला है शैक्षिक स्तर, दूसरा है स्वास्थ्य स्थिति, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप सबसे है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। ऑप्शन ए तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। साथ ही आप ये भी लिख के भेजिएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।